नमस्कार। सोचिए, क्या सिनेमा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य की गढ़ी हुई कहानी को पलट दे। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे महान फिल्ममेकर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्मों से ब्रिटिश राज के एक बहुत पावरफुल नैरेटिव को चैलेंज किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1856। जगह अवध का शानदार साम्राज्य। और यहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जिसने पूरे साम्राज्य के वजूद पर ही एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया। असल में ये वो कहानी थी जिसे अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करने को सही ठहराने के लिए खूब हिलाया। कहानी कुछ ऐसी थी कि अवध के जो नवाब थे वो तो जनाब शतरंज में इतने मगन थे, इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी कि उनका साम्राज्य हाथ से निकला जा रहा है। और सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में इसी बात पर कटाक्ष किया था। फिल्म का नरेटर बड़े व्यंग्य से इन खिलाड़ियों को ताकतवर जनरल कहता है, जो असल में तो बस युद्ध का खेल खेल रहे हैं। मतलब क्या उनके पास कोई काम नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं। किसी पूरी संस्कृति को ऐसे दिखाना कि हो तो बस ऐश कर रही है, खेल कूद में लगी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये आइडिया आया कहाँ से? अब अवध की इस बुरानी को समझने के लिए ना हमें पहले वो कहानी समझनी होगी जो अंग्रेज अपने बारे में दुनिया को सुना रहे थे। एक स्कॉलर हैं रीना दुबे, वो इसे कॉलोनियल एंटरप्राइज का डिस्कोर्स या कह लीजिए औपनिवेशिक मेहनत की कहानी कहती हैं। मतलब फंडा बहुत सिंपल था। एक तरफ ब्रिटिश राज का काम जिसे बहुत कीमती, बहुत प्रोडक्टिव दिखाया गया, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का काम और उनकी संस्कृति जिसे बेकार और फालतू करार दे दिया गया। चलिए इस समीकरण के पहले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो औपनिवेशिक उद्यम वाली बात है, ये सिर्फ काम के बारे में नहीं थी। ये एक पूरी कहानी थी। एक ऐसा नैरेटिव था जो उनके कब्जे को एक बहुत बड़े, महान और मेहनती काम की तरह दिखाता था, ताकि उसे सही ठहराया जा सके। और पता है इस कहानी की जड़ें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं एक बहुत ही मशहूर नॉवल में, रॉबिन्सन क्रूसो। वही कहानी जिसमें एक आदमी का जहाज टूट जाता है और वो एक वीरान आइलैंड पर फंस जाता है। तो क्रूसो का फॉर्मूला क्या था? पहला, जमीन को ऐसे दिखाओ जैसे वो खाली पड़ी है, कोई रहता ही नहीं। दूसरा, नेचर या प्रकृति को ऐसे दिखाओ जिस पर अंग्रेज की इच्छा की छाप लगनी ही चाहिए। और तीसरा, एक मेज बनाने जैसा छोटा मोटा काम भी उसे तर्क और सभ्यता की निशानी बता दो। अब ये फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक ऐसा हीरो गढ़ता है जिसकी मेहनत मानो जादू की तरह कुछ नहीं से सब कुछ बना देती है। तो ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। देखिए, अपने काम को इतना महान दिखाने के लिए यह जरूरी था कि यहाँ की यानी नेटिव कल्चर को नीचा दिखाया जाए। तो ये जो सांस्कृतिक आलोचना है, ये उसी कॉलोनियल एंटरप्राइज का दूसरा हिस्सा है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत यहाँ की संस्कृति, यहाँ के काम, यहाँ तक कि खेल कूद को भी अनुत्पादक मतलब अनप्रोडक्टिव दिखाया जाता था, ताकि वो अपने दखल को जस्टिफाई कर सकें। पर सवाल है, ये करते कैसे थे? तो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह थी। किसी एक अमीर आदमी या राजा को पकड़ो और उसे पूरे समाज का प्रतिनिधि बना दो। फिर उसकी किसी एक आदत को लेकर पूरी संस्कृति को ही बदनाम कर दो। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म जैसे भारी भरकम शब्द घड़ो। एक जीती जागती सोफिस्टिकेटेड संस्कृति को आलसी और डिकेडेंट यानी पतनशील बता दो। और आखिर में ये साबित कर दो कि ये लोग तो खुद पर राज करने के लायक ही नहीं हैं। मतलब सिर्फ एक राजा के आलस का बहाना बनाकर एक पूरी सभ्यता को खारिज कर दिया जाता था, ये कहकर कि इन्हें तो बचाने की जरूरत है। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है सत्यजीत रे की। उन्होंने अपनी फिल्मों से सिर्फ इस आलोचना का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। रे ने ये नहीं कहा कि नहीं वो लोग आलसी नहीं थे, नहीं। उन्होंने एक ज्यादा गहरा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या हो अगर हम वैल्यू यानी मूल्य को मापने का हमारा पैमाना ही गलत हो? और इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी दो बहुत ही जरूरी फिल्मों में दिया, जो सीधे सीधे आलसी इंडियन एलीट की छवि पर चोट करती हैं। एक तरफ 1958 की जलसाघर, जो आलसी बंगाली जमींदार की कहानी है, और दूसरी तरफ 1977 की शतरंज के खिलाड़ी, जो अवध के आलसी नवाबों की। दोनों ही फिल्मों में रे अंग्रेजों की शर्तों पर बहस करने के बजाय मूल्यवान होने की परिभाषा ही बदल देते हैं। जैसे जलसा घर में रे एक नया आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि असली मूल्य जमीन या जायदाद में नहीं, बल्कि कला को समझने और उसे संरक्षण देने में है। जमींदार का क्लासिकल संगीत के प्रति लगाव वो एक अलग और बेहद विकसित सभ्यता का प्रतीक है।
मतलब जब आपसे आपकी जमीन और ताकत छीन ली जाती है तो आपकी संस्कृति ही आपकी असली वैल्यू और आपके विरोध का तरीका बन जाती है। शतरंज के खिलाड़ी में रे एक और कदम आगे जाते हैं। वो एक ऐसे अभिजात वर्ग को दिखाते हैं जिसका वो मजाक भी उड़ाते हैं और तारीफ भी करते हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो झुकने से इनकार कर देता है। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है कि शायद उन नवाबों का शतरंज के प्रति समर्पण सिर्फ आलस्य नहीं था, बल्कि वो अंग्रेजी राज के घड़ी वाले समय और उनके वर्क एथिक को नकारने का एक तरीका था। और ये बात हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर ले आती है। ये सवाल लखनऊ के एक बहुत मशहूर किस्से में छुपा हुआ है। किस्सा कुछ यूं है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दो नवाब खड़े हैं। ट्रेन आती है, लेकिन वो दोनों पहले आप की तहजीब में इतने खो जाते हैं कि ट्रेन उन्हें छोड़कर चली जाती है। अब ये कहानी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट मिसाल बन गई जो कहते थे कि देखो, ये नवाब नए जमाने के साथ कदम नहीं मिला पाए। तो मजाक तो इन नवाबों पर ही लग रहा है ना? पर क्या सच में ऐसा है? क्योंकि ट्रेन का आना, जो कॉलोनियल टाइम और इंडस्ट्री का प्रतीक थी, उसे सब लोग सिर्फ तरक्की की नज़र से नहीं देख रहे थे। जैसा कि शायर नासिर काज़मी ने लिखा था, रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा। मतलब ट्रेन की वो सीटी सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो सदियों से चले आ रहे शांत माहौल में एक बाहरी दखल अंदाजी थी। या फिर जैसा अजय अज्ञात ने लिखा, जिसका टिकट जहां का है उसको उसी जगह, ये जिंदगी की रेल है चलती उतार कर। इस नई दुनिया का एक फिक्स्ड टाइम टेबल था, एक तय मंजिल थी, और ये लोगों को रास्ते में उतारते हुए आगे बढ़ रही थी। तो शायद मजाक टाइम टेबल और भागदौड़ वाली दुनिया पर है, ना कि नवाबों की इत्मीनान भरी तहजीब पर। और यही वो सवाल है जो सत्यजीत रे हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि क्या हो अगर असली नुकसान एक साम्राज्य का नहीं, बल्कि समय, संस्कृति और जिंदगी को देखने के, उसे वैल्यू करने के एक पूरे के पूरे नजरिए का हुआ हो।